सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी अनुसंधान केंद्र का डायरेक्टर। आज हम सभी लोग पढ़ रहे हैं NHEH BSc कोर्स, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ये चल रहा है। सेकंड बैच को पढ़ रहे हैं। सेकंड बैच में सेकंड फेज़ में वे नंबर सेकंड को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वे जो है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है, और सेकंड वे जो है वो डिजीज़ वाइज, जिसमें हम लोग व्हाट इज़ फीवर के कमांड से लेकर के निकले, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वे में जाते हुए जो इन्फेक्शंस वाइज डिजीज़ जिसमें फीवर आते हैं, उन तथ्यों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और उसी सीरीज़ में हम अभी तक बोलना चाहिए मेनिंजाइटिस पढ़ चुके हैं, टाइफाइड पढ़ चुके हैं, मलेरिया पढ़ चुके हैं, डेंगू पढ़ेंगे, कालाजार पढ़ चुके हैं, सेरेब्रो स्पाइनल जो फीवर होता है उसको हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा में हम लोग कालाजार को पढ़ चुके हैं, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं चिकन पॉक्स को। चिकन पॉक्स क्या होता है, इनको किस नामों से जाना जाता है, किस कारणों से होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, और उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इन्हीं तथ्यों के ऊपर चल रहा है। एक अनुरोध है आप लोगों से, जिन चिकित्सकों को डाइल्यूशंस बनाने में प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को D3 के बाद फर्स्ट डाइल्यूशन गिनने की आदत है। D3 मतलब डाइल्यूशन थर्ड के बाद फर्स्ट डाइल्यूशन ले लेते हैं। वो कुछ लोग क्रूड लेते हैं, उसको 3 बार तोड़ते हैं, थर्ड डाइल्यूशन बना, और वहाँ से फिर वो 1 से लेके 6 तक या 1 से लेके 30 तक के डाइल्यूशंस बनाते हैं। बट मेरा मानना है कि अगर मेरे पास D3 बेस है और मैं 1 to 10 में काम कर सकता हूँ, तो मुझे 30, 200, 1M, 10M, 1C से लेके 5C तक की मेरे को ज़रूरत क्यों, और मैं क्यों लूँ? जब मेरे पास 38 रेमेडीज़ हैं, तो मैं क्यों पढ़ूँ किसी के बैक पोटेंसी के चक्कर में, क्यों पढ़ूँ मैं बैक डाइल्यूशंस के चक्कर में? मैं खुद नहीं बना लूँगा D1 से D10 तक, और मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं उस पर जाके काम करूँगा? तो उसी सीरीज़ में फेस टू फेस हम 24 और 25 दिसंबर को एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें डाइल्यूशंस और डोजोलॉजी मुख्यतः से विशेष तौर पर पढ़ाया जाएगा। अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें कब किस डाइल्यूशंस के ऊपर जाना चाहिए और क्यों के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर क्यों नहीं मालूम है और आप दे दिए तो उसका क्या परिणाम होगा, उसको भी ज़रूरी है जानना, क्योंकि उससे हमारी क्लिनिक की जीविका चलती है, हमारे परिवार की जीविका चलती है। अगर उन तथ्यों को आप नहीं समझते हैं, पूछ के चलता है, तो आज तो चल जाएगा, खुदा ना खास्ते उस व्यक्ति के साथ कोई घटना घट गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए अपने आप को प्रबल बनाइए, सीख लीजिए, आज नहीं कल काम ही आएगा। तो आज हम लोग इसी सीरीज़ में जब हम बात कर रहे हैं उस कार्यक्रम की, तो वहाँ कार्यक्रम की जो एंट्री फ़ी है वो 3000 रुपये रखी गई है। बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल रीवा में होने जा रहा है कार्यक्रम, मध्य प्रदेश सफ़ेद शेर की नगरी है। बिल्कुल आप लोग आइए और सीखिए इस चीज़ को। तो मैं क्लास को आगे चालू करता हूँ इस आशय के साथ कि आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, और साथ ही प्रोटोकॉल बनाते हुए उन सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन्स पे भी जाके आप काम कर सकें, और ताकि फॉर्मुलेशन जो जनरेट हो वो परफेक्शन पे। देखो मेरे को काटने के लिए 2 मच्छर आए हैं। अब वो कौन से मच्छर हैं, मैं उन्हीं लोग के लिए लेके बैठा हूँ। आ जाओ, मर नहीं, भाग गया। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं चिकन पॉक्स, जिसका जो छोटा 2 नाम अलग से भी होता है। इसको वैरसीला भी कहते हैं, और इसको छोटी चेचक या छोटी माता भी कहते हैं। अगर हम परिचय की बात करते हैं, इस रोग की परिचय जो है वो एक तीव्र जीवाणु जन्य रोग, जो कि बहुत संक्रामक होता है, इन्फेक्टेड होता है, और इसमें सबसे पहले सिर दर्द होता है व्यक्ति को।
तेज बुखार हो जाता है और उसके बाद बॉडी के अंदर दाने निकलते हैं। रोग का कारण क्या होता है? रोग को पैदा करने वाला ये एक वायरस है जिसका संक्रमण उष्ण श्वसन तंत्र से निकले और छोटे छोटे ड्रॉपलेट बिंदु कणों के द्वारा ये बॉडी के अंदर फैलता है। कभी कभी जो पिंडिकाएं जो होती हैं उनसे निकलने वाले जो स्राव होते हैं उसके संपर्क में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको हर्पिस होने का कारण बनता है। ये प्रायः 10 वर्ष से छोटे बच्चों को ज़्यादातर होता है और उससे ऊपर 40 साल या उससे अधिक वाले जो लोग होते हैं उनको ये बहुत कम देखने को मिलता है। प्रायः ये जिनको होता है वो उन व्यक्तियों को ये दोबारा नहीं होता है। तो ये कारण है, और कारण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कारण आप नहीं जानेंगे तो उनके लक्षण आप कैसे निकालेंगे। कारण जानेंगे, लक्षण जानेंगे, तब तो आप उसके कंसेप्ट को जानेंगे, और कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन तो जीरो हो जाएगा। फिर प्रोटोकॉल ख़रीदते रहिएगा, भैया 200 दे रहा हूँ, 50 रुपये दे रहा हूँ, 100 रुपये दे रहा हूँ, 1200 दे दो, मैं लाइफ टाइम प्रोटोकॉल दूंगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे वाले। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, प्रोटोकॉल तो अपने आप क्लियर हो जाते हैं। तो लक्षण की बात करते हैं। शरीर में व्यापी लक्षण थोड़े समय के लिए होते हैं और ये मृदु होते हैं। इसका प्रारंभ में जो मृदु होता है, स्वरूप जो होता है इसका, वो फीवर या सामान्यतः शरीर ठंडा रहेगा लेकिन फीवर जो है 103, 104 तक दिखाई देगा। प्रारंभ में हाथ पैर में और पीठ में दर्द होता है और साथ में कई बार उल्टियाँ भी व्यक्ति को होती हैं। अधिकतर लोग जो होते हैं उनको ये 24 घंटे के मध्य में बिना किसी लक्षण के शरीर पर उसके जो पिंडिकाएं जो होती हैं, पिंडिकाएं जो पैर की जो पिंडिकाएं हैं वो, या पहले ये बोलें अगर पिंडिकाएं के अलावा तो ये हाथ पैर, छाती, उदर, पीठ, उदर मतलब एब्डोमेन है ना, पीठ, मुख पर, कभी कभी पहले ये ललाट पर और तब मुख पर, शाखाओं की अपेक्षा मध्यकाल जो ट्रंक्स होते हैं उन पर, या उनकी पिंडिकाएं जो होती हैं ये अधिकतर उन पे होती हैं। आरंभ में इन फुंसियों में निशान मात्र होता है जो कुछ घंटे के बाद, या यूं कहूँ कि कुछ मतलब 2-4 घंटे के बाद इसमें जो पिंडिकाएं जो होती हैं वो एक कुष्ठ के तौर पे, जो कुष्ठ की जो वेसिकुलर होती हैं उस टाइप के ये हो जाते हैं। और साथ में 24 घंटे के बाद इसमें से पस जैसा कोई पदार्थ बोलना चाहिए, पस युक्त जो पदार्थ होता है वो वहाँ से निकलने लगता है। साथ में जो इसमें छाले हुए रहते हैं वो इतने नरम होते हैं कि अगर कपड़े का भी उसके अंदर घर्षण हुआ, कपड़ा है, कपड़े से कपड़ा टकराया, कपड़े से आपकी स्किन टकराई तो वो फट जाता है। फटने के बाद क्या होता है, उस जगह पे हल्की हल्की खुजली महसूस होती है। अगर उसमें शीघ्रता से अगर ट्रीटमेंट BA3 का उपयोग एप्लीकेशन हो जाता है तो वहाँ पे जलन की मात्रा कम हो जाती है, और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो उस जगह पे वो खूंटी जैसा, जैसे आपने देखा होगा खीले को, जैसे खीले में हो जाता है ना, खीले एक साइड से तो नोक ही रहता है और दूसरे साइड जिसमें अपन हथौड़ी मारते हैं टूल्स पे, वो कैसा रहता है, खूंटी टाइप रहता है ना, तो वो उस टाइप का वहाँ पे बना लेता है। अब बात करते हैं कि इस रोग के परिचय के बारे में। तो रोग जो होता है प्रायः जो इसका जो डिसीज़न लेना पड़ेगा वो पिंडिकाएं से निकलने पर ये कठिन लगते हैं कि ठीक होंगे कि नहीं होंगे। पिंडिकाएं के अलावा हाथ पैर पर अधिक एवं गंभीर न होकर के उस पे फफोले जो होते हैं वो छोटे छोटे फफोले दिखाई देते हैं। अगर इसका परिणाम की बात करते हैं तो ये एक बार अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो ये दोबारा बॉडी के अंदर नहीं होता है।
अगर म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो वहाँ से ये ब्लीडिंग करता है, लंग्स किडनी में ये इन्फ्लेमेशन देता है, कभी कभी पैरालिसिस भी हो सकता है इस कंडीशन में। मस्तिष्क के अंदर जो हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं वो भी जनरेट हो जाता है कई बार चिकन पॉक्स जो होता है वो न्यूमोनिया का रूप लेकर के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ऐसे कंडीशंस बनते हैं। अगर हम चिकित्सा के तौर पे इसके सिद्धांत की बात करें तो रोगी को दूसरे से अलग रखना चाहिए, शीघ्रता से बिस्तर जो बेड होता है उस पर विश्राम करना चाहिए, कंप्लीट रेस्ट देना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं कोई बोलना चाहिए सॉल्ट से रिलेटेड, तो वहाँ सॉल्ट का कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए, और जहाँ पे ड्यूरेटिक, जहाँ पे हम यूरिन को आसानी से बाहर निकाल सकें, यूरिन अधिक होकर के वो जो अंदर वायरस फंसे हुए हैं वो वायरस को हम वहाँ से डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो उनका उपयोग दे करके वहाँ लाभ लेना चाहिए। सूर्य के प्रकाश में रोगी जो होता है उस तक न पहुँचे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोगी जो है वो धूप में या धूप रोगी के ऊपर कम से कम या ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। हाथ पैर को जो उसका स्वभाव जो होता है वो सारे शरीर को मतलब बोलना चाहिए A3B से धोना चाहिए। अगर A3B को हम धोते हैं और तब उसको साफ़ करते हैं तो वो जो फट जाते हैं सेल्स जो इसके ऊपर जिसमें से फ्लूइड्स निकलता है उसके ऊपर एप्लीकेशन देने से वो फफोले कम से कम मात्रा में बनते हैं और समय रहते वो हट भी जाते हैं, उसमें खूंटी भी नहीं आती। अगर किसी को उसके बावजूद आ गई है तो आप NH नोवार्ड्स प्रोडक्ट है मेरा, हेमोराइड के लिए हालांकि है और ऑल टाइप ऑफ वार्ड्स में है, इसको आप दे सकते हैं, इसके बेहतर परिणाम मिलते हैं। और इसके अलावा में इसमें जो खिलाने पिलाने वाला जो सहायक चिकित्सा इसको भी कही जाती है, डाइट की जो चिकित्सा होनी चाहिए वो होता है खाने पीने में दूध हो गया, मूंग का दाल हो गया, साबूदाना आदि हो गया, इसको खिलाना चाहिए। जो पतली चीज़ें हैं उनको, अनार हो गया, केला हो गया, परवल, ऐसे चीज़ों को आप दे सकते हैं। व्यक्ति के अंदर क्रोध बोलना चाहिए, मतलब गुस्सा, चिंता या कोई हवा का जैसे झोंका आ रहा है, या यूं कहूँ कि जो रोगी है वो परिश्रम कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उसको परिश्रम से दूर रखना चाहिए। बच्चों में जलन जो होता है वो अधिक होता है, तो ऐसे कंडीशन में मक्खन या गर्म किया हुआ जो मक्खन होता है जिसको घी बोल सकते हैं, आप उसको एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आँखों की बात करते हैं, आँखों के आसपास कहीं हुआ है तो आप वहाँ पे एक आता है बोरिक एसिड, लोग लगाते हैं, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं बोरिक एसिड, बट ज़रूरत आज तक तो हम लोग को नहीं लगी ऐसी। A3B लगाने से वहाँ की जलन शांत हो जाती है। ऊन से रिलेटेड में A3-Ven1 S3 अगर बहुत पुराना हो गया है तो, और नया है तो S5 का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से इन चीज़ों को रोका जा सकता है। इसमें याद रखने वाली जो नोट करने वाली पॉइंट्स हैं उस बात का ध्यान रखिएगा। अधिकतर रोगियों में इसमें चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होती है। उपद्रव अगर चिकित्सा और उससे रिलेटेड जो विशेष बातें होती हैं उस पर चिकित्सक का ध्यान होना अति आवश्यक होता है। इसमें ऑक्सीजन खास में मतलब ऑक्सीजन जिसमें बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं उनका उपयोग करके आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें NH वायरल भी आप चला सकते हैं। F2, H10 और Ver2 भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।